नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिकंदराबाद में उज्जैनी महाकाली मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना के सिकंदराबाद में उज्जैनी महाकाली मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री तेलंगाना के दौरे पर पहुंचे थे और फिर सिकंदराबाद तो सिकंदराबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पूजा अर्चना की गई है। आपको बता दें कि तेलंगाना में कल पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आज फिर उज्जैनी महाकाली मंदिर में पीएम ने पूजा अर्चना की है। वहीं थाईलैंड को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। ट्वीट में पीएम मोदी ने लिखा कि भगवान बुद्ध के आदर्श भारत और थाईलैंड के बीच एक आध्यात्मिक पुल के रूप में काम करते हैं, जो एक गहरे संबंध को बढ़ावा देते हैं। मुझे खुशी है कि भक्तों का आध्यात्मिक रूप से समृद्ध अनुभव हुआ और मैं भक्तों से चियांग माई उवोइन में पूजा करने का आग्रह करता हूँ। रतच, थानी और काबरी, जहां आने वाले दिनों में अवशेष स्थापित किए जाएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और थाईलैंड के बीच रिश्ते को लेकर ट्वीट किया है और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें काफी कुछ जिक्र किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि भगवान बुद्ध के आदर्श भारत और थाईलैंड के बीच एक आध्यात्मिक पुल के रूप में काम करते हैं, जो एक गहरे संबंध को बढ़ावा देते हैं। मुझे खुशी है कि भक्तों को आध्यात्मिक रूप से समृद्ध अनुभव हुआ और मैं भक्तों से चियांग माई उवोन में पूजा करने का पीएम ने आग्रह किया है। रतच, थानी और काबरी, जहां आने वाले दिनों में अवशेष स्थापित किए जाएंगे, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट किया गया है। बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के पीएम नरेंद्र मोदी पर परिवारवाद वाले तंज पर सुभाषपा प्रमुख राजभर का बयान निकलकर सामने आया। ओपी राजभर ने कहा कि लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय और राज्य की राजनीति में एक प्रसिद्ध राजनेता थे, अब वह दोनों से बाहर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 140 करोड़ भारतीयों के परिवार के मुखिया हैं। उनकी सुरक्षा, उनकी खुशी और उनके अधिकारों की जिम्मेदारी उन पर है। 140 करोड़ भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी की निगरानी में फल फूल रहे हैं। लालू जी बड़े नेता हैं, अनुभवी हैं और उनसे बहुत कुछ हमने सीखा भी है। पूरे देश की राजनीति में, प्रदेश की राजनीति में एक मजे हुए खिलाड़ी थे और आज बेशक सत्ता से बाहर हैं, लेकिन उन्होंने जो बात कही है, अब उन्होंने अपनी विचार से जो कहा हो और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो बात कही है, वो प्रधानमंत्री हैं तो 140 करोड़ जो परिवार है उसके मालिक हैं, उनका परिवार है, उसकी देख रेख, उसकी खुशहाली, उसकी सुरक्षा, उसको अधिकार, तो जिम्मेदारी तो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने दंगारोधी यानी दंगे के दौरान होने वाले संपूर्ण नुकसान की भरपाई करने के लिए कानून की मंजूरी दे दी है। इस कानून के तहत अब निजी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर दंगाइयों से क्षति की पूरी वसूली की जाएगी। इसके अलावा 8 लाख तक जुर्माना और दंगा नियंत्रण में सरकारी अमले और अन्य कार्य पर आने वाले खर्च की भरपाई भी की जाएगी। कैबिनेट में मंत्रिमंडल ने इस कानून को मंजूरी देकर राज्यपाल की स्वीकृति को भेज दिया है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है, दंगारोधी कानून को मंजूरी दी गई है। आपको बता दें कि इस कानून के तहत अब निजी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर दंगाइयों से क्षति की पूरी वसूली की जाएगी। इसके अलावा 8 लाख रुपए तक का जुर्माना और दंगा नियंत्रण में सरकारी अमले और अन्य कार्य पर आने वाले खर्च की भी भरपाई की जाएगी। कैबिनेट में मंत्रिमंडल ने इस कानून को मंजूरी देकर राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेज दिया है।
सरकारी संपत्ति को या किसी निजी संपत्ति को अगर नुकसान किया जाता है तो चूंकि इसमें एफआईआर तो दर्ज होती है इस तरह के मामलों में, तो वहाँ के जो लोकल सर्किल अफसर हैं वो एक रिपोर्ट भेजेंगे उसमें जिलाधिकारी के पास, और वहाँ से जो उसके बाद एक क्लेम ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा जिसकी अध्यक्षता कोई रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज करेंगे। तो क्लेम ट्रिब्यूनल में और भी सदस्य होंगे इसके अलावा, क्लेम ट्रिब्यूनल में मामला जाएगा और क्लेम ट्रिब्यूनल में जैसे बाकी जगह। बागपत पहुंचे राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि पंजाब के किसान आंदोलन से हमारा कोई नाता नहीं है। 14 मार्च को संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग होगी जिसमें इस मीटिंग में आंदोलन का निर्णय लिया जाएगा। वहीं एनडीए और लोकदल के गठबंधन पर कहा कि गठबंधन से आंदोलन कमजोर नहीं पड़ता, मुद्दों पर आधारित आंदोलन होते हैं, मुद्दे जहां होंगे तो वहीं आंदोलन होंगे। जिस देश का राजा तानाशाह होगा उसके जो ज्योतिषी हैं वो तो उसी के कहने पर काम करेंगे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी की 80 सीटें जीतने के दावे पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। तो 14 तारीख की मीटिंग है उनकी। पंजाब में जो आंदोलन चल रहा है उसकी कमेटी बनी हुई है, केंद्र सरकार उनसे बातचीत कर रही है, तो उनको तो वही कमेटी उनकी बता पाएगी। यहाँ के किसान उनकी सहायता में नहीं जाएंगे क्या? नहीं, दिल्ली नजदीक है, जाना होगा तो दिल्ली जाएंगे। और हम 14 तारीख में दिल्ली जा रहे हैं, एसकेएम तो 14 तारीख में कर रहा। बहुत जगह देश में आंदोलन चल रहे हैं। अभी सांसद वीके सिंह कह रहे जी ये पंजाब का आंदोलन है, यूपी का आंदोलन नहीं है, क्या कहेंगे? चलो वो तो बीजेपी वाले तो अपना अलग अलग कहेंगे। देखो किसानों का मूवमेंट है, कहीं पे भी चले किसान है, वे अपनी आवाज उठा रहे सभी। और अभी तो जो ये फसलों का नुकसान हुआ, ये किसान आएगा इसको कहाँ के बताओगे? अभी जो ओलावृष्टि हुई है। वहीं अब आपको सीधे लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। उनको कहते हैं देखिए अभी कोविड आया है, आपकी भर्ती अभी नहीं होगी, थोड़ी देर में कर देंगे, ठीक है। 3 साल उनको इधर उधर घुमाया। वो राजनाथ सिंह के पास गए, राजनाथ सिंह जी ने उनको आश्वासन दिया कि कोविड का समय है, थोड़ी देर में आपकी समस्या को हल कर देंगे। मेरे पास चिट्ठी है, देखना चाहते हो मैं दिखा दूंगा आपको। अलंकार वो चिट्ठी निकालो। उसके बाद उनसे कहते हैं देखिए अब अग्निवीर योजना आ गई, अब आपको हम नहीं ले सकते। 1,50,000 हैं युवा, 5-5 साल उन्होंने वर्जिश की, एक्सरसाइज की, रनिंग की, और आपको अग्निवीर में भी नहीं आने देंगे। क्यों? आप ओवर एज हो गए, आप ना इधर के ना उधर के, जाके आप जानो, आपका काम जाने, आप यहां से आउट हो जाओ, ठीक है। मैंने लिस्ट निकाली, मैंने कहा देखता हूं भैया ये है कौन। 75% उसमें से ओबीसी, दलित, आदिवासी और उसमें से गरीब जनरल कास्ट के लोग। अब उनका समय बर्बाद कर दिया और फिर उनको निकाल दिया। उनको ना कोई कॉम्पनसेशन दी, उनको ना अग्निवीर में जाने दिया। और उनकी क्या गलती थी? उनके दिल में देशभक्ति की आग थी, वो गलती थी उनकी। और वो दलित थे, आदिवासी थे, पिछड़े थे, गरीब जनरल कास्ट के लोग थे, माइनॉरिटी के लोग थे। तो सेना में एक रास्ता था, वो बंद कर दिया। दूसरा रास्ता होता था पब्लिक सेक्टर। ये देखिए चिट्ठी है, देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। ये राजनाथ सिंह जी की चिट्ठी, इसमें साफ लिखा हुआ है, देख लो। तो वो कहते हैं देखिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी भर्ती हो जाएगी। 3 साल उनको घुमाया और फिर 1,50,000 हैं वो। अच्छा ठीक है, अगर 10 लड़के होते
15 होते, 100 होते, वो अलग बात है। भाई 1,50,000 लड़कों को उन्होंने परे कर दिया। अब क्यों किया मैं बताता हूं आपको। ये लड़का है भैया, ये अपनी राइफल दिखाना जरा थोड़ा। ये देखो, ये राइफल दिख रही है आपको? ये जो राइफल है, ये देखो, ये पहले राइफलें जो होती थी, इनको जो कारतूस होते थे, ये जो बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनते हैं, इनके ये जो वेस्ट होती थी, ये सब पहले सरकारी कंपनियां बनाती थी। इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ये हथियार बनाती थी। अब गुजरात की नहीं भैया, यह बात नहीं समझे। उस पर ठप्पा लगता है अदानी का, ठप्पा लगता है अदानी का। वो बंदूक नहीं बनाता, वो है इजरायली बंदूक, रूस की बंदूक, इजरायली बंदूक, अमेरिकन बंदूक। पहले क्या होता था, हिंदुस्तान की सरकार राइफल खरीदती थी, कॉन्ट्रैक्ट जाता था इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को, उसमें आप लोगों की भर्ती होती थी, दलित, आदिवासी, पिछड़े, गरीब, जनरल कास्ट के लोग। अब क्या हुआ, HAL, BHEL, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, इन सबको ये परे कर रहे हैं। और ये आप लोगों को बात समझ नहीं आ रही है, मैं बताऊं, क्योंकि ये आपकी पूंजी है, ये आपका है। अगर हवाई जहाज HAL बनाएगा तो उसमें भागीदारी आपकी होगी। क्यों? क्योंकि आपके लोग HAL में काम करेंगे। अगर हिंदुस्तान पेपर कागज बनाएगा, उसमें भागीदारी आपकी होगी। क्यों? क्योंकि उसमें आपको नौकरी मिलेगी। ये राइफल जब पहले बनती थी, उसमें आपका फायदा होता था, आपके लोग जाके काम करते थे, करोड़ों नहीं करते थे, मगर 50,000, 60,000, 1,00,000 जाते थे अंदर, उनकी जिंदगी बन जाती थी। अब क्या हो रहा है, ठप्पा अदानी का लग रहा है। जवानों को कहा जा रहा है भैया तू अग्निवीर बनेगा, मरेगा, शहीद होगा तो तुझे शहीद का दर्द नहीं मिलेगा, दर्जा नहीं मिलेगा, तुझे ना पेंशन मिलेगी, तुझे ना कैंटीन मिलेगी, कुछ नहीं मिलने वाला। ब्रांडिंग पूरी की पूरी अदानी की होगी, हथियार इजराइल की टेक्नोलॉजी से बनेंगे, पैसा वो अदानी बनाएगा, आपके हाथ 1 रुपया नहीं पड़ने वाला। तो पब्लिक सेक्टर का रास्ता बंद कर दिया। अब भैया एक काम करो, आप अदानी जी की कंपनी की लिस्ट निकालो, उसमें पता लगाओ उनकी फैक्ट्रियों में, उनकी कंपनी में, उनकी मैनेजमेंट में पता लगाओ भैया दलित कितने, आदिवासी कितने, पिछड़े कितने, गरीब, जनरल कास्ट के कितने, पता लगा लो। एक नहीं है उसमें। तो पब्लिक सेक्टर का रास्ता बंद कर दिया। अब तीसरा रास्ता क्या था आपका? तीसरा रास्ता था एग्जाम करो, पुलिस में जाओ, पटवारी, सरकारी नौकरी करो। अब उसमें उन्होंने नई चीज चालू कर दी। आप सुबह उठो, आपके बच्चे सुबह उठें, पढ़ाई करें, 2-3 साल पढ़ाई करें। वहीं अब आपको सीधे लिए चलते हैं भोपाल, जहां प्रशिक्षण कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव मौजूद हैं। उनके मोबाइल फोन पे राज्य सेवाओं 2-3 दिन पहले पेपर आ जाता है। 11वां संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिरकत किया है। राज्य सेवाओं के अधिकारियों के लिए यह प्रशिक्षण कार्यक्रम है। लाइव तस्वीरें भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां राज्य सेवाओं के अधिकारियों के लिए आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ कार्यक्रम है, जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिरकत किया है और कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर वह थोड़ी देर में करेंगे। तो कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव
थोड़ी ही देर में दीप प्रज्वलित कर वह कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। संयुक्त आधारभूत कार्यक्रम का शुभारंभ कार्यक्रम है ये, और आप यह लाइव तस्वीरें भोपाल से देख पा रहे हैं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं। कार्यक्रम में राज्य कर्मचारियों के आधारभूत प्रशिक्षण के लिए यह कार्यक्रम आधारित है, जिसमें मुख्यमंत्री ने शिरकत किया है। सीएम मोहन यादव ने कार्यक्रम में शिरकत किया है। संयुक्त आधारभूत कार्यक्रम है यह राज्य कर्मचारियों का, जिसमें प्रशिक्षण देने का काम किया जाएगा। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में सभी राज्य के कर्मचारियों को आधारभूत प्रशिक्षण देने का कार्य किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल हुए। और ये भोपाल से लाइव तस्वीरें अभी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में मौजूद हैं, और आप तस्वीरें या भोपाल से देख रहे हैं, जहां राज्य कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत किया। और उसके बाद की तस्वीरें हैं, उन्होंने पहले दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की, और उसके बाद अब मुख्यमंत्री आपको बैठे हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ी देर में वो संबोधित करेंगे, संबोधन होगा मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में मौजूद हैं। राज्य कर्मचारियों के आधारभूत प्रशिक्षण का यह कार्यक्रम है, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत किया, और पहले दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत उन्होंने की। और अब कुछ ही देर में वह कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि संयुक्त आधारभूत कार्यक्रम का आज शुभारंभ किया गया है। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव की यह भोपाल से लाइव तस्वीरें अभी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुरुआत की। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की लाइव तस्वीरें भोपाल से देख रहे हैं आप, जहां दीप प्रज्वलित करने के बाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मौजूद हैं। राज्य कर्मचारियों के आधारभूत प्रशिक्षण का यह कार्यक्रम है, जहां मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया, और अब कुछ देर बाद मुख्यमंत्री का संबोधन होगा। और ये भोपाल से लाइव तस्वीरें अभी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो प्रशिक्षण कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की है। वहीं अगली खबर लखनऊ से है, जहां कमिश्नरेट में बड़ा फेरबदल देखने को मिला। 33 उप निरीक्षकों का ट्रांसफर किया गया है। तो बड़ी जानकारी लखनऊ से आपके साथ साझा करें, जहां लखनऊ कमिश्नरेट में बड़ा फेरबदल हुआ है। आपको बता दें कि 33 उप निरीक्षकों का ट्रांसफर किया गया है, जिसके लिस्ट अभी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो लखनऊ कमिश्नरेट में यह बड़ा फेरबदल किया गया है। तो लखनऊ कमिश्नरेट में फेरबदल हुआ है। आपको बता दें कि लगातार लोकसभा चुनाव से पहले कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रशासन की कोशिश है कि अलग अलग जगहों पर पुलिस के अफसरों को तैनात किया जाए। इसी को लेकर लखनऊ कमिश्नरेट में बड़ा फेरबदल किया गया। 33 उप निरीक्षकों का ट्रांसफर किया गया है।
अब आपको सीधे लिए चलते हैं तेलंगाना, जहां संगारेड्डी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए निरंतर काम कर रही है। इसी अभियान के तहत आज मैं लगातार दूसरे दिन आप सबके बीच तेलंगाना में हूं। कल आदिलाबाद से मैंने तेलंगाना और देश के लिए करीब 56,000 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किए। आज मुझे संगारेड्डी से करीब 7,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का अवसर मिला है। इनमें हाईवेज, रेलवेज और एयरवेज से जुड़े आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के काम भी है। इनमें पेट्रोलियम से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। कल भी जिन विकास कार्यों का लाभ तेलंगाना को मिला था, वो ऊर्जा और पर्यावरण से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े थे। मैं इसी भावना पर चलता हूं। राज्य के विकास से देश का विकास, यही हमारे काम करने का तरीका है। और इसी संकल्प के साथ केंद्र सरकार तेलंगाना की भी सेवा कर रही है। मैं आज इस अवसर पर आप सबको और सभी तेलंगाना वासियों को विकास के इन सारे कामों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज तेलंगाना को एविएशन सेक्टर में एक बहुत बड़ा उपहार मिला है। हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर सिविल एविएशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कारो की स्थापना की गई है। ये अपने तरह का देश का पहला एविएशन सेंटर होगा जो ऐसे आधुनिक स्टैंडर्ड्स पर बना है। इस सेंटर से हैदराबाद और तेलंगाना को एक नई पहचान मिलेगी। इससे तेलंगाना के युवाओं के लिए एविएशन सेक्टर में नई उड़ान के रास्ते खुलेंगे। इससे देश में एविएशन स्टार्टअप्स को रिसर्च और स्किल डेवलपमेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, मजबूत धरातल मिलेगी। आज भारत में जिस तरह एविएशन सेक्टर नए रिकॉर्ड बना रहा है, जिस तरह पिछले 10 वर्षों में देश के एयरपोर्ट की संख्या 2 गुनी हुई है, जिस तरह इस सेक्टर में रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं, इन सभी संभावनाओं के विस्तार में हैदराबाद का यह आधुनिक संस्थान अहम भूमिका निभाएगा। साथियों, आज 140 करोड़ देशवासी विकसित भारत के निर्माण के लिए संकल्पबद्ध है और विकसित भारत के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का होना उतना ही जरूरी है। इसलिए इस साल के बजट में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 11 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। हमारा प्रयास है कि तेलंगाना को इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। आज इंदौर हैदराबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में नेशनल हाईवे का विस्तार हुआ है। कंडी रामसनपलई इस खंड को लोगों की सेवा के लिए समर्पित किया गया है। इसी तरह मरियालगुड़ा कोडाड
इस खंड का भी पूरा किया गया है। इससे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच लोगों को आने जाने की सुविधा होगी। इससे सीमेंट और कृषि से जुड़े उद्योगों को भी फायदा होगा। आज यहां संगारेड्डी से मादिनागुड़ा को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे की भी आधारशिला रखी गई है। जब ये पूरा होगा तो तेलंगाना, कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी और बेहतर हो जाएगी। 1300 करोड़ की लागत वाले इस प्रोजेक्ट से पूरे क्षेत्र के आर्थिक विकास को गति मिलेगी। साथियों, तेलंगाना को दक्षिण भारत का गेटवे कहा जाता है। तेलंगाना में रेल सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए इलेक्ट्रिफिकेशन और दोहरीकरण का काम भी तेज गति से हो रहा है। सनतनगर मौला अली रूट पर दोहरीकरण और इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ 6 नए स्टेशन भी बनाए गए हैं। आज यहां से गढ़केसर लिंगमपल्ली के बीच एमएमटीएस ट्रेन सर्विस को भी हरी झंडी दिखाई गई है। इसके शुरू होने से अब हैदराबाद और सिकंदराबाद के कई और इलाके आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। इससे दोनों शहरों के बीच ट्रेन यात्रियों को बहुत सुविधा होगी। साथियों, आज मुझे पारादीप हैदराबाद पाइपलाइन प्रोजेक्ट को भी देश को समर्पित करने का सौभाग्य मिला है। इसके द्वारा कम खर्च में सुरक्षित तरीके से पेट्रोलियम उत्पादों को ले जाने की सुविधा मिलेगी। ये प्रोजेक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हमारे संकल्प को मजबूती देगा। आने वाले समय में विकसित तेलंगाना से विकसित भारत, इस अभियान को हम और गति देंगे। साथियों, ये छोटा सा सरकारी कार्यक्रम यहां पूर्ण हो रहा है। मैं अभी पास में ही जनता जनार्दन के बीच जाऊंगा। वहां भी लोग बहुत कुछ इन विषयों में सुनना चाहते हैं। मैं कुछ बातें विस्तार से वहां पर अभी 10 मिनट के बाद जनसभा में रखूंगा, लेकिन अभी के लिए इतना ही। और आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। దక్షిణ భారత ముఖద్వారమైన తెలంగాణ అభివృద్ధి వల్లే దేశ అభివృద్ధి ఎక్కడైనా రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందే तो अब तेलंगाना से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे, जिन्होंने अगले लोकसभा चुनाव को लेकर अपने बयान रखे और साथ ही कहा कि किस तरीके से तेलंगाना के लोगों के लिए केंद्र सरकार ने काम किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV 27 न्यूज।